हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 10th के साइंस की चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आप इसे एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो ये आपके पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए और उम्मीद रखिए कि इस चैप्टर में जितने भी आपको बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पूरा का पूरा इसमें फॉलो किया गया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले बात आती है एसिड्स क्या होते हैं। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया था 24 में कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है। तो आप याद रखें, एसिड्स कैसे होते हैं टेस्ट में, सोर होते हैं। कैसे होते हैं? सोर। तो जो टेस्ट में सोर होते हैं, सोर का मतलब खट्टे, जो खाने में हमें खट्टे लगते हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। दे गिव एच आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में ये एच आयंस देते हैं। क्या देते हैं? ये एच आयंस। आगे बात करते हैं, एसिड क्या करते हैं? मेटल को करोड करते हैं। करोड का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आयरन पे रस्टिंग हो जाना, तो रस्टिंग हो जाने को हम करोड कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे करोड बोलेंगे। तो एसिड्स क्या करते हैं? मेटल्स को करोड करते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी कोई भी ब्लू लिटमस हो, कैसा लिटमस हो? ब्लू, और वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो समझो वहां पर एसिड है। क्या है? एसिड। और इसका अपोजिट हो जाए, रेड से किस में कन्वर्ट हो जाए? ब्लू में, तो समझो फिर वो बेस है। क्या है वो? बेस। बेस याद रखना, बेस बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू। यानी बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, और एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या होते हैं? एसिड्स कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या होते हैं? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मीनिंग क्या होता है? कंडक्टर्स का मीनिंग होता है जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, HCl, H2SO, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और ये HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एसिड्स की, यानी एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड देखिए, बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के बेस पर देखेंगे तो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है मिनरल, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अगर हम बात करें आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी के बेस पर, तो ये दो टाइप के होते हैं, और यही इंपोर्टेंट टाइप है जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? देखिए, एसिड्स क्या होते हैं? जिनका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, यानी खट्टा होता है, वो एसिड होते हैं। अगर बात पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एसिड का मतलब सोर हो, और जो एच आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, क्या देते हैं? वो एच आयंस देते हैं, उन्हें हम एसिड बोलते हैं। अगर मान लीजिए कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, कोई भी एसिड वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए और सारे के सारे एच आयंस को क्या कर दे? रिलीज कर दे, तो उस कंडीशन में जो एसिड होगा उसका नाम होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या नाम होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका अपोजिट समझ लीजिए कि जो वाटर में एसिड डालने के बाद वो सारे के सारे एच आयंस को रिलीज ना करे, तो वो आएगा वीक एसिड में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, यानी वाटर में पूरा का पूरा डिजोल्व जो हो जाता है एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। रिलीजिंग ऑल एच आयंस, ये याद रखें कि सारे के सारे एच आयंस को रिलीज कर देता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, HCl, H2SO4, HNO3, परक्लोरिक एसिड, ये बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो HCl, H2SO4, HNO3 ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और याद रखें यहाँ पर जो बताया था मिनरल एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो मिनरल एसिड भी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, सॉरी एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मिनरल एसिड्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज प्रोसेस। ये कहाँ यूज होते हैं? इंडस्ट्रीज प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। अब देखिए, एसिड्स जो है एच आयंस कैसे देते हैं। अगर यहाँ पर हम HCl की बात कर लें, किसकी बात कर लें? HCl की, तो H के पास
लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl जो है 17 नंबर पे आता है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास, 17 होंगे। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये आएगा आपका 2 8 7, ये Kl और ये M, और यहाँ पर सिंगल ऑर्बिट होगा। अब H क्या करेगा, Cl को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोई भी क्या करता है, डोनेट करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है उसे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, उन्हें मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, मेटल्स। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उन्हें नॉन मेटल कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो H अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, Cl को दे देगा, तो इसके पास क्या है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे H ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, उसे 1 दिया, इसलिए यहाँ पे 1 पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में 2 8 8 हो जाएंगे। पहले कितने थे, 7, अब कितने हो गए, 8। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव आयन आ जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे देखो H पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर ये जो है वाटर में जब HCl को डालेंगे तो H आयंस रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, H आयंस रिलीज हो जाएंगे। और इसी से पहचान कर सकते हैं हम क्या है, ये एसिड है। HCl क्या है, HCl एसिड है। ऐसे जितने भी एसिड होते हैं आप उन्हें आयंस की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये होते हैं एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो वाटर में टोटली यानी पूरे के पूरे डिजोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए वीक एसिड्स। वीक एसिड क्या होते हैं, जो पार्शली डिसोसिएट इन वाटर, यानी पूरे के पूरे H आयंस नहीं देते हैं, कम घुलते हैं वाटर में, उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड्स। ये क्या करते हैं, रिलीजिंग सम H आयंस, यानी क्या करते हैं, पूरे के पूरे H आयंस को नहीं देते हैं, ये कम H आयंस को देते हैं, इसीलिए इन्हें वीक एसिड्स कहा जाता है। जैसे कि एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। ये एसिड कहाँ होते हैं, विनेगर में होता है। सिट्रिक एसिड क्या होते हैं, जो लेमन में होता है। आगे देखिए ऑक्जेलिक एसिड है, टमाटो में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है, जो चींटी जब काट लेती है तो उसकी वजह से जो एसिड होता है, वो एसिड जो रिलीज करती है उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, और इसका नाम होता है मेथेनोइक एसिड। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आंट का जो आंट होती है, यानी जो चींटी होती है, वो कौन से एसिड को रिलीज करती है, तो वहां पे नाम लिख दीजिएगा आप, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कभी कभी इसका भूल से फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो HCOOH ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए मिनरल एसिड तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, पर ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर बात कर ली हमने वीक एसिड की। एसिड के बाद बात करते हैं बेस की। तो एसिड क्या होते हैं, एक बात ध्यान से सुनिए, एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होंगे, सोर होंगे, H आयंस देंगे, और क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को, कौन से लिटमस को, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, इन्हें क्या कहेंगे हम, एसिड कहेंगे। और ये मेटल को करोड करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, जो सारे के सारे H आयंस को रिलीज कर देते हैं जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है, वाटर में इन्हें डाला जाता है तब। तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक क्या होते हैं, जो सारे के सारे H आयंस को नहीं देते हैं, यानी कम H आयंस को देते हैं वाटर में डालने पर, वो होते हैं वीक। ऐसे ही बात करते हैं बेस की। तो बेस क्या होते हैं, जब इनके टेस्ट की बात आएगी तो देखिए एसिड होते हैं सोर, इसका अपोजिट होता है बिटर। सोर का अपोजिट होता है बिटर। तो ये जो होते हैं बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। तो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। तो टेस्ट पूछा जाता है कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। एंड सोपी टू टच, यानी टच करेंगे तो सोपी फील होगा। अब नेक्स्ट देखिए इसमें ये क्या करते हैं, ये कौन से आयन देते हैं, ये देते हैं OH नेगेटिव आयंस। कौन से आयंस देते हैं, OH नेगेटिव आयंस। और यहाँ पे एसिड कौन से आयंस देते हैं, H आयंस देते हैं। बेस कौन से आयन देते हैं, OH नेगेटिव। एसिड कौन से देते हैं, H आयंस। तो यहाँ पर याद रखना, दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये लास्ट पॉइंट याद रखना, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी रेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। और ये क्या करता है एसिड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर देखिए रेड से कौन सा हो रहा है, ब्लू, किसकी वजह से हो रहा है, ये बेस की वजह से। रेड से क्या हो रहा है, ब्लू, और यहाँ पे ब्लू से क्या हो रहा है, रेड। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एसिड की वजह से। ये सारी चीजें आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो जल्दी से याद हो जाएंगी। तो ये रही बात
एसिड और बेस की। किसकी बात हो गई? एसिड और बेस की। जैसे एसिड के टाइप होते हैं वैसे ही बेस के भी टाइप होते हैं। तो कितने टाइप का होता है बेस? दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? जैसे एसिड होते हैं, एच आयंस देते हैं, वाटर में डिसोसिएट होने के बाद जितने भी एच आयंस है सबको रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे बेस करते हैं ऐसा, जो ओ एच नेगेटिव आयंस को रिलीज कर दे पूरा का पूरा, वो स्ट्रॉन्ग में आएगा। तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, यानी वाटर में पूरा डिजोल्व हो जाए, रिलीजिंग ऑल एच ओ एच नेगेटिव आयंस, और सभी ओ एच नेगेटिव आयंस को क्या कर दे? रिलीज कर दे। तो ऐसे बेस जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और इनके एग्जांपल्स हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये सारे के सारे बेस जो होते हैं, ये सारे के सारे बेस जो होते हैं कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयंस को सभी को रिलीज कर देते हैं जब वाटर में डिसोसिएट होते हैं। तो इसका अपोजिट वीक बेसिस। तो वीक क्या होते हैं? जो पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर, यानी वाटर में पूरे डिजोल्व नहीं होते हैं, पूरे डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये पार्शियली होते हैं। तो रिलीज जो करते हैं OH नेगेटिव आयंस, ये कैसे होते हैं? कम, यानी सम OH नेगेटिव आयंस को क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं, इसलिए इन्हें वीक कहते हैं। और एग्जांपल के लिए देख लिए NH3 NH4OH MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसे NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में इसे पढ़ेंगे। इसे फॉर्म कैसे करते हैं, इसके यूजेस क्या है, पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाए, सॉरी फिगर्स लाए हैं, इनको एक बार देख लीजिए। ये भी कई बार आपके पेपर में इस बार पूछा गया था। एक टेबल आई थी, उसमें कुछ नेम थे, जैसे कि एक तरफ विनेगर था मान लीजिए, एक तरफ एप्पल था, टैमरिंड था, मिल्क था, और उनके सामने क्या है? इनके एसिड दिए थे और आपको क्या करने थे? वो मैच करने थे। तो यहाँ पे जब आपको एसिड के नाम याद हो जाएंगे तो आप इजीली उन्हें मैच कर पाएंगे, और ये MCQ क्वेश्चन में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। अगर टमाटो की बात करें तो टमाटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक। ये देखिए लेमन में और ऑरेंज में बात करें तो ये सेम एसिड पाया जाता है। लेमन में और ऑरेंज में एसिड क्या होते हैं? खट्टे। अब जो सोर होंगे टेस्ट में वही तो एसिड होंगे। तो नींबू कैसा लगता है हमें? खट्टा लगता है। और इसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है आप उसका नाम याद रखें, सिट्रिक एसिड होता है, और ऑरेंज में भी वही होता है। तो लेमन और ऑरेंज के लिए सेम होता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर आंट है। तो आंट का मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या करती है? फॉर्मिक एसिड बनाती है। कौन सा एसिड बनाती है? फॉर्मिक एसिड बनाती है। और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम जो होता है मेथेनोइक एसिड होता है। ये आपके पेपर में लिखा आया था, मैचिंग वाले में ये आपके लिए लिखा आया था कि मेथेनोइक एसिड कौन रिलीज करता है? एक टेबल से दूसरे में, मैच ए से मैच बी में आपको मैच करना था। तो यहाँ नाम याद रखना, मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड एक ही एसिड है, ये अलग अलग नहीं है। ये नेम जो IUPAC है और ये ओरिजिनल नेम है। एप्पल की बात कर लें तो मैलिक एसिड होता है। टैमरिंड यानी इमली जो होती है T4 टैमरिंड, T4 टार्टरिक, याद रखें T4 टैमरिंड, T4 टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और मिल्क में आपको पता ही होगा लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इंडिकेटर्स। एसिड बेस पढ़ने के बाद बात आती है इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स का मतलब होता है इंडिकेटर, इंडिकेट करना। इंडिकेट करने का मतलब होता है संकेत देना या बताना किसी चीज को। जैसे आपने देखेंगे बाइक्स में इंडिकेटर लगे होते हैं, और इंडिकेटर लगे होते हैं तो जब भी हमें लेफ्ट टर्न करना हो तो लेफ्ट को ऑन कर देते हैं, और राइट टर्न करना हो तो राइट को ऑन कर देते हैं। वो ये बताता है कि आपको किस साइड पर टर्न होना है, लेफ्ट में होना है या राइट में होना है। ऐसी बेस और एसिड को पता करने के लिए साइंटिस्ट ने इंडिकेटर्स बनाए, और इंडिकेटर बनाए तो इंडिकेटर से ये पता लग जाता है कि कोई एसिड है या कोई बेस है। तो इंडिकेटर का मतलब समझ में आ गया होगा कि इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। ये बताते हैं कहीं पर एसिड है या बेस है। कौन बताते हैं? इंडिकेटर्स बताते हैं। और इंडिकेटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लास्ट में हम ये भी पढ़ेंगे कि इन तीनों को हटाकर उन्होंने एक और बनाया था जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, यानी PH स्केल कहते हैं, जो कि स्केल वीडियो के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल,
सेकंड इज सिंथेटिक और थर्ड इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी आपको कई बार पेपर में पूछा गया है, मैं बार बार बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से कर लें। यकीन ना हो तो मैं किसी दिन आपके लिए प्रूफ के साथ एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि साइंस में कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर से लिया गया है। इसलिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, साथ में एग्जाम्पल बुक को भी लगा लें ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ना रहे। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी नेचुरल और सिंथेटिक थोड़ा कम पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल की बात कर लें, एक एक करके इन इंडिकेटर को हम पढ़ते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? नेचुरल का मतलब जो नेचर से मिलते हैं, तो दूज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, जो नेचर में पाए जाते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी ऐसे इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, यानी पौधों में जो नेचर में जो प्लांट्स हैं उनमें जो इंडिकेटर मिलते हैं उनको हम नेचुरली इंडिकेटर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, लिटमस पेपर कहाँ मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है, इसलिए नेचर इन प्लांट लिखा है। और टर्मेरिक, टर्मेरिक क्या होता है? यहाँ पर हल्दी होता है। तो इन्हें जब भी हम एसिड में मिलाते हैं और बेस में मिलाते हैं तो ये अपने कलर चेंज कर देते हैं, और कलर चेंज करने से ये इंडिकेट करते हैं कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। जैसे ही देखिए, लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं, लिटमस पेपर को कहाँ डालते हैं? एसिड में डालते हैं, तो इनका कलर जो है रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड। और अगर लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो अपना कलर कैसा कर देगा? ये लिटमस पेपर ब्लू कर देगा। अगर रेड किसमें होगा? एसिड में, और बेस में कैसा होगा? ये ब्लू होगा। नेक्स्ट देखिए, टर्मेरिक यानी हल्दी क्या करती है? आपको पता है येलो कलर की होती है। एसिड में जाने के बाद ये येलो ही रहती है, और बेस में जाने के बाद ये रेड हो जाती है। इतनी बात समझ आ गई। तो सेकंड टाइप की बात करते हैं इंडिकेटर्स की। टाइप सेकंड, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मैन मेड इंडिकेटर्स आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी जो प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? हमें नेचर में मिलते हैं। और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये क्या है? इंसानों ने बनाए, यानी साइंटिस्ट ने बनाए हैं। मैन मेड इंडिकेटर्स आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर उन्हें कहते हैं जो मैन मेड होते हैं। कैसे होते हैं? मैन मेड। जिसमें से एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज होता है और फिनोल्फिथिलीन होता है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथिलीन। अब मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड में डालेंगे तो कलर हो जाएगा रेड, और मिथाइल ऑरेंज को अगर आप बेस में डालेंगे तो कलर हो जाता है येलो। फिनोल्फिथिलीन को अगर एसिड में डालेंगे तो कलरलेस हो जाती है। कलरलेस का मतलब यहाँ पर ये कोई भी कलर नहीं देती, ठीक है। तो इसे अगर हम बेस में डाल दें, किसमें डाल दें? फिनोल्फिथिलीन को बेस में डाल दें तो ये कैसा हो जाता है? ऑल्फैक्टरी। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Those substances have different order in acid and basis medium. ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे स्मेल, समझ लीजिए कि उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। ऑर्डर का मतलब गंध कहते हैं। तो जिसका ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिड में डालने पर और बेस में डालने पर, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोव ऑयल, क्या पूछा गया था? क्लोव ऑयल जो है किस टाइप का इंडिकेटर है? क्लोव ऑयल किस टाइप का इंडिकेटर है? तो आप कह सकते हैं क्लोव ऑयल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। कौन सा है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। क्लोव ऑयल का मतलब होता है यहाँ पर जो हम घरों में यूज करते हैं, लौंग जिसे कहते हैं। तो क्लोव का मतलब क्या होता है? लौंग। वेनिला होता है, ऑनियन होता है। तो ये वाले दो एग्जांपल आप अच्छे से देख लें, क्लोव ऑयल और वेनिला। ये क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। आपको पूछ लिया जाता है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के कोई एग्जांपल लिखिए, या एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑल्फैक्टरी पूछेगा आपसे, 4 आपको उसके ऑप्शन देगा और आपको टिक करना होता है। तो वेनिला मिल जाए या क्लोव ऑयल मिल जाए तो एक को टिक कर दो, दोनों मिल जाए तो बोथ ऑप्शन दिया होगा उसे टिक कर दीजिएगा। इस तरीके से हम इन इंडिकेटर्स के टाइप को समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो यहाँ पर रिएक्शंस स्टार्ट होती हैं एसिड बेस पढ़ने के बाद, इंडिकेटर पढ़ने के बाद। अब एसिड और बेस की हमें क्या पढ़नी है? रिएक्शंस पढ़नी है। तो रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड मेटल्स। जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखना यही रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर नेक्स्ट में पढ़नी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कि एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं। तो देखिए, एसिड हो या फिर बेस हो, एसिड हो या फिर बेस हो, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। फिर से सुनिए, एसिड हो या फिर क्या हो? बेस हो, ये दोनों जब किसके साथ रिएक्ट करें? मेटल के साथ रिएक्ट करें तो ये साल्ट देते हैं। क्या देते हैं? साल्ट। और देते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो एसिड या बेस दोनों में से कोई भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है
तो साल्ट बनता है और बनती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, हमें क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए और चाहिए मेटल। तो H2SO4 क्या है, एसिड है। क्या है ये, एसिड है। कौन से टाइप का एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखें। तो ये H2SO4 क्या है, एक एसिड है। जिंक क्या है, यहाँ पर मेटल है। जब H2SO4 जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्या बन जाता है, यहाँ जिंक देखिए H को उठा देगा, जिंक जब H को रिप्लेस कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट या ZnSO4, और यहाँ से रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अगर मान लीजिए बेस के लिए देखें तो यहाँ पर एसिड की जगह आप एक बेस लिख दें, और यहाँ पर बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। क्या ले लिया यहाँ पर, NaOH। तो NaOH को फिर से जिंक के साथ यानी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na2ZnO2। इस चीज को याद रखें, ये भी आपको पेपर में पूछा गया है कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, या सोडियम जिंकेट कब बनता है। या एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होता है। तो इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट, और इसका फॉर्मूला है Na2ZnO2। क्या फॉर्मूला इसका, Na2ZnO2। से लिख लीजिएगा कि सोडियम जिंकेट बनता है जब NaOH को हम Zn के साथ रिएक्ट कराते हैं, और यहां से रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो बेस को जब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे या एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे हम कैसे करते हैं, एक कैंडल को लाते हैं, जली हुई कैंडल को, और उसे जब लाकर हम इस गैस के पास लाते हैं तो कैंडल क्या है, पॉप साउंड करती हुई क्या हो जाती है, बुझ जाती है। यानी जली हुई कैंडल क्या होती है, बुझ जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्स्ट विद पॉप साउंड, वर्स्ट विद पॉप साउंड। यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड। कैसे टेस्ट करना है, बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, एक जली हुई कैंडल को लाते हैं नियर गैस बबल्स। जो गैस बबल्स बन रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शंस देखी हैं, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी है सोडियम जिंकेट के साथ में। इससे पहले भी देखिए यहाँ पर देखा था H2SO4 को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये इस रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही हो वहां पे क्या करना होता है, उसके पास हमें एक जलती हुई मोमबत्ती यानी कैंडल लेके आनी पड़ती है, और जैसे ही उसे लाते हैं तो ये क्या करती है, पॉप साउंड करती हुई क्या होती है, बंद हो जाती है, यानी बुझ जाती है। तो बर्स्ट विद पॉप साउंड। तो इससे पता चलता है ये हाइड्रोजन गैस है। इससे क्या पता चलता है, ये हाइड्रोजन गैस है। ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। अब तक देखा था कि एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है साल्ट के साथ साथ, तो साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहां देखना है कि मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करेंगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ पर फॉर्म होता है, देखिए साल्ट, CO2 और H2O। यानी जब भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। वहां पे कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे कौन सी होगी, CO2। तो देखिए मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो साल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। CO2 क्या है यहाँ पर, गैस। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब यहाँ पर CO3 और यहाँ पर भी CO3। तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो एसिड क्या है यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें साल्ट बनाना है, तो यहाँ पे कम जाएगा, साल्ट बन जाएगा, NaCl, H2O बन जाएगा, वाटर और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। जब भी कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे देखिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मेटल क्या है, सोडियम, H क्या है, हाइड्रोजन, CO3 क्या है, कार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, HCl क्या है यहाँ पर, एसिड है। तो एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 रिलीज होगी, यानी CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो इस तरीके से एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है। अगर हम फिर से याद कराएं तो मेटल के साथ जब भी एसिड या बेस रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होगी, और यहाँ पर क्या होता है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात आती है तो साल्ट, CO2 प्लस H2O, साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और क्या आता है यहाँ पे साथ में, वाटर आता है। तो इस तरीके से इनको आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बेस। क्या बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं? तो ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन, यानी बेस इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए क्या लिख देंगे हम? नो रिएक्शन। अब इस चैप्टर का एक और इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे लिख सकते हैं, विद एग्जांपल समझाइए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी? तो अब तक हम पढ़ते आए थे किसके बारे में? एसिड के बारे में। और किसके बारे में पढ़ा था हमने? बेस के बारे में। तो एसिड क्या होते हैं? एच आयंस देते हैं, बेस क्या होते हैं? ओ एच आयंस देते हैं। तो जब इनको ऐड करते हैं, एसिड में जब बेस मिलाते हैं या बेस में जब एसिड मिलाते हैं, तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये न्यूट्रल हो जाते हैं। और न्यूट्रल होने के साथ साथ क्या करते हैं? ये साल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं। तो इस रिएक्शन को एसिड के साथ जब भी बेस मिलाया जाए, एसिड के साथ जब भी बेस मिलाया जाए, तो इस साल्ट प्लस H2O फॉर्म करते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए किसी में आपने एसिड मिला दिया, एसिड मिलाने से क्या उसका कलर चेंज हो गया, फिर आपने उतनी क्वांटिटी में उसमें बेस मिला दिया, तो वो पहले जैसा हो जाएगा। वही चीज कैसी हो जाएगी? पहले जैसे हो जाएगी। जैसे मान लिया आपने एसिड डाला, एसिड डालने से किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है, और आपने उतनी क्वांटिटी में फिर उसमें बेस डाल दिया, तो वो पहले जैसा हो जाएगा। इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है और H2O रिलीज होता है, यानी वाटर निकल जाता है। तो एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब जैसे एसिड की बात कर ले, तो यहां पर हमने लिया है HCl और बेस क्या लिया है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जब देखिए ये एसिड है और ये बेस है, जब रिएक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये Na और ये Cl, ये तो दोनों मिलके साल्ट बना देंगे। यहाँ पे इस साल्ट का नाम होता है कॉमन साल्ट। और ये H और H2O, H ये वाला H और ये वाला H मिलके क्या हो जाएंगे? H2, और ये बन जाएगा आपको O, यानी यहाँ पे बन जाएगा ये वाटर। इतनी बात समझ आ गई? तो जब भी कोई एसिड किसके साथ मिलेगा? बेस के साथ मिलेगा, तो साल्ट बनाएगा और क्या करेगा? वाटर रिलीज करेगा। ठीक है ना? इस तरीके से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड, यानी मेटेलिक ऑक्साइड्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? अब तक हमने एसिड के साथ दो चीजों की रिएक्शन देखी, एक मेटल के साथ देख ली, और एक मेटल के साथ देखने के बाद हमने किसके साथ देखी? कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ देख लिया, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो वहां पर क्या कर लीजिए होता है? साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। और एसिड का जब रिएक्ट कराते हैं किसका? मेटल के साथ, तो क्या बनता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखिए मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। क्या होता है? साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहेंगे इसे? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम क्या है यहाँ पर? कैल्शियम एक मेटल है और O क्या है यहाँ पे? ऑक्साइड बना देगा, तो इसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एसिड यानी HCl, और ये बनकर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए साल्ट बनेगा, ये साल्ट है। साल्ट का मतलब NaCl ही नहीं होता, ध्यान से सुने। NaCl साल्ट तो है, पर इसका नाम होता है कॉमन साल्ट। क्या नाम होता है इसका? कॉमन साल्ट। ठीक है, तो इसे सिर्फ कॉमन साल्ट बोलते हैं, बाकी और भी साल्ट होते हैं जिनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो CaCl2 यहाँ पर साल्ट है और H2 यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा जब क्या होगा? एसिड रिएक्ट करेगा मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए, अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करे, क्योंकि एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ करता है? मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करता है, और यहाँ बेस की रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद बात आती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से होते हैं उसके साथ एसिड नहीं तो कौन करेगा? बेस रिएक्ट करता है। अब बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म होता है? तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्ट करेगा? बेस करेगा, तो ये भी साल्ट और वाटर बनाएगा। जैसा कि यहाँ पर इस सिचुएशन में मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड आ रहा है तो साल्ट और वाटर बना रहा है। ऐसे ही यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड की जगह आप क्या लिख देंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस, और ये क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर। अब साल्ट और वाटर बनेगा तो रिएक्शन देख लीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या ये? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और बनेगा यहाँ पर वाटर।
ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम इनकी रिएक्शंस देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। जब भी हम एसिड को किसमें मिलाएं, जब भी हम एसिड को मिला दें किसमें, वाटर मिला दें, तो देखिए यहाँ पर जब भी हम किसी भी एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो वाटर में मिलाने पर यहाँ पर जो फॉर्म होता है उसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्म होता है H3O+, ये होता है हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी हम एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे, किसके साथ मिलाएंगे, वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। और हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+। क्या होता है यहाँ पर H3O+, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड को जब भी वाटर के साथ मिलाएंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है कि बेस और एसिड को जब वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमें एसिड के लिए देखना है, किसके लिए देखना है, एसिड के लिए। तो एसिड को हमने वाटर मिला दिया तो हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम आयंस। तो हाइड्रोनियम आयंस क्या होता है, H3O+ होता है। तो यहाँ पर देखिए एसिड क्या होते हैं, एसिड होते हैं जो H आयंस देते हैं। तो H आयंस का मतलब क्या है, यहाँ पर एसिड है, H2O क्या है, यहाँ पे वाटर सॉल्यूशन है। तो ये एसिड और वाटर सॉल्यूशन होगा तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ये क्या है यहाँ पर H3O+ हाइड्रोनियम आयन है। अब देखिए हाइड्रोजन आयंस ये जो होते हैं H आयंस, ये कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है हाइड्रोजन आयंस H आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, यानी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। जब भी ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं, यानी इनका कुछ वजूद हो जाता है, सिंगल H आयंस का कोई वजूद नहीं रहता। तो यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई एक एसिड लीजिए और वाटर के साथ रिएक्ट कराइए और हाइड्रोनियम आयन बनाइए। तो हमने ले लिया यहाँ पे HCl एसिड है, H2O यानी वाटर सॉल्यूशन है, दोनों में क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, यानी HCl को वाटर के साथ मिला देंगे। जैसे ही HCl को वाटर के साथ मिलाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे H और यहाँ H2 है, तो ये कितना होगा, H3 हो जाएगा। और यहाँ पर सिंगल O है तो O+ कर दीजिए, यानी आपको हाइड्रोनियम आयन बनाना है। क्या बनाना है, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ हो गया। बाकी जो बचेगा आप इधर लिख दीजिए, तो यहाँ बनेगा क्लोराइड यानी Cl- हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। तो ये एसिड के साथ हो गया। अब देखते हैं बेस के साथ, किसके साथ देखते हैं, बेस के साथ। तो जैसे हम बेस को वाटर के साथ, यानी बेस को वाटर में मिलाएंगे, बेस को किसमें मिलाएंगे, वाटर में मिलाएंगे, तो हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे। हाइड्रोक्साइड आयंस का मतलब होता है OH- आयंस। क्या होता है, OH- आयंस। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिए, NaOH, OH है, इसका मतलब बेस है, और यहाँ वाटर सॉल्यूशन क्या है, H2O। तो NaOH और वाटर ले लिया, NaOH को वाटर में मिला दिया, तो मिलाने के बाद यहाँ Na+ और OH- बनता है, Na+ और OH-। तो OH फॉर्म होंगे, यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, OH। तो इसका मतलब क्या है, ये बेस है। क्या है, ये बेस। ऐसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के ही हैं। तो KOH ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इन सबको जब क्या करेंगे, वाटर के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर K+ OH-। यहाँ पे देखिए Mg है तो Mg2+, यहाँ पर 2+ क्यों आया, क्योंकि Mg का नंबर जो होता है 12 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते हैं 282 आएगा। कितना आएगा, 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये डोनेट कर देगा, और जैसे ही डोनेट करेगा तो इसके पास 2 आयंस हो जाएंगे पॉजिटिवली, और जिसको डोनेट करेगा वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर देखिए OH- सिंगल था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए यहाँ पे कितना चला गया, 2। तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया, यानी 2 लगा दिया। ठीक है ना, इस तरीके से इन रिएक्शंस को हम लिख सकते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर। इससे पहले जो इंडिकेटर पढ़े थे, इंडिकेटर का मीनिंग ये बताना कि कहीं पे एसिड है या बेस है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इंडिकेट करना। वो इंडिकेटर होते हैं 3 टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। बताइए एक एक करके बताइए क्या होता है। पहला देखिए नेचुरल होता है, दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक होता है, और तीसरा होता है ऑल फैक्ट्री। और बताया कि ऑल फैक्ट्री क्वेश्चन इस बार भी आने की पूरी संभावना है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इन तीनों की प्रॉपर्टी को यूज करके एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया, जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी एक ही में आ जाए और एक ही से हम सभी को पता कर सकें। बार बार नेचुरल लाने की जरूरत ना पड़े, सिंथेटिक लाने की जरूरत ना पड़े, ऑल फैक्ट्री लाने की जरूरत ना पड़े। एक ऐसा बना दो कि उसी से सारे के सारे काम हो जाएं। तो उसी इंडिकेटर का नाम रख दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इट इज ए मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, यानी सभी इंडिकेटर्स का मिक्सर है, बहुत सारे इंडिकेटर्स का ये मिक्सर है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर shows different colors
एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। यानी ये क्या करता है, डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, यानी हर एक कंसंट्रेशन के साथ अलग अलग कलर देता है और इससे डिफाइन होता है कि यहाँ पर एसिड है या बेस है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बाद साइंटिस्ट ने बनाया एक पीएच स्केल। क्या बनाया, पीएच स्केल। और कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था, सोरेन सोरेनसन। क्या नाम था इनका, सोरेन सोरेनसन। तो सोरेन सोरेनसन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पीएच स्केल बनाया और इस पीएच स्केल से किसी की एसिडिटी और बेसिक नेचर को बताना बहुत इजीली हो गया। कैसे हो गया, देखिए पीएच में जो पी है, ये जो पी है इसका मीनिंग होता है पोटेंज। क्या होता है, पोटेंज। और पोटेंज जो है एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। किसका है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है पोटेंज, और इसका मतलब होता है पावर। पोटेंज का मीनिंग क्या है, पावर। तो आप देख सकते हैं पीएच P4 होता है पोटेंज, पोटेंज का मीनिंग क्या है, पावर। तो और यहाँ क्या एच, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं इसे। क्या कहेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल किसने बनाया था, सोरेन सोरेनसन ने बनाया था। अब कैसे बनाया था, यहाँ पर क्या किया था उन्होंने, जीरो से लेकर 14 तक मार्किंग की थी और यहाँ पर एक इसका मिड पॉइंट लिख दिए 7। तो 0 से 7 से पहले अगर हम जीरो की तरफ आएंगे, 7 से अगर हम जीरो की तरफ आएंगे तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए 7 से हम पहले आते हैं और 6 पर आते हैं, तो 6 पर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 पर आएंगे तो हमें एसिड मिलेगा। अब कौन सा एसिड होगा, ये एसिड ज्यादा मतलब ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, या हम कहेंगे 0 पे आ जाएंगे तो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो 6 से आप जैसे जैसे इधर आएंगे, 7 से आप जैसे जैसे 0 की तरफ चलेंगे तो ये एसिड होगा, इससे ज्यादा एसिड होगा, इससे ज्यादा एसिडिक होगा, ये इससे ज्यादा एसिडिक होगा, ये भी इससे ज्यादा होगा, ये भी इससे ज्यादा होगा और ये भी इससे ज्यादा होगा। तो 0 पे सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। कोई भी एसिड जिसकी पीएच वैल्यू 0 है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और 7 से जब हम ऊपर जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएंगे तो ये बेसिक नेचर बढ़ेगा। कौन सा नेचर बढ़ेगा, बेसिक। यानी सिंपल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि 7 पे होता है न्यूट्रल, 7 से पहले होता है एसिडिक नेचर, 7 के बाद होता है बेसिक नेचर। तो 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्या होता है, यहाँ पर वाटर होता है। न्यूट्रल क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर न्यूट्रल होता है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई। 7 से पहले होगा तो एसिडिक नेचर होगा, यानी एसिडिक हो जाएगा। 7 के बाद होगा तो बेसिक नेचर हो गया। और बेसिक का मतलब एल्काइल्स, और एल्काइल्स क्या होते हैं, जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्काइल्स बोलते हैं। ये बात समझ आ गई। तो ध्यान रखना, न्यूट्रल 7 पे होता है, 7 से पहले आएगा एसिडिक हो जाएगा, 7 से बाद जाएगा बेसिक हो जाएगा, बेसिक का मतलब यहाँ पे एल्काइल्स हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे नाम देख लेते हैं हम कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। तो बैटरी एसिड, यानी जो बैटरी में जो एसिड यूज होता है उसकी पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। ये अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। तो बैटरी में जो एसिड यूज होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, स्टोमैक, हमारे पेट में जो पेट है उसमें HCl होता है। अब HCl होता है, ध्यान सुने, क्या होता है HCl। HCl क्या है, एक एसिड है। अब एसिड है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 से बाद में होगी या 7 से पहले होगी, सीधी सी बात है 7 से पहले होगी। 7 से पहले एसिड होते हैं हमारे पेट में, HCl है, HCl मतलब एसिड है। तो एसिड की वैल्यू 7 से पहले आएगी, लेकिन कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस देख लीजिए, ये पेपर में पूछा गया था गैस्ट्रिक जूस का। तो यहाँ पे 1.2 ध्यान रखें, ये पेपर में जो पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। तो गैस्ट्रिक जूस को देखिए 1.2 हो जाएगा। लेमन जूस की बात कर लें तो 2.2, प्योर वाटर की बात कर लें तो इसका जो होगा 7 होगा। और ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 के बाद क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ब्लड क्या होगा, बेस फॉर्म में आता है, 7.4 हो जाएगा। अब देखिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 10 और 14 की जो वैल्यू होती है किसके सॉल्यूशन की होती है, NaOH की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का है, यानी एल्काइल्स है, और इसकी वैल्यू होती है पीएच पर 14 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अब बात आती है पीएच की जो यूजेस है हमारी लाइफ में क्या है। तो डेली लाइफ में पीएच के यूज देखने हैं। तो इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या क्या यूज है। तो हम जो वर्क करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनका जो वर्किंग पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 7.0 से 7.8 तक होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर से कह रहा हूं, यहाँ से पूछा गया था, आप इसे भी ध्यान से देख लें। तो अवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7.0 टू 7.8। पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6,
इज कॉल्ड एसिड रेन। जब भी पीएच वैल्यू लेस देन हो जाए 5.6 से, 5.6 से अगर पीएच वैल्यू कम है, जो बरसात हो रही है यानी जो रेन है, तो उसे हम एसिड रेन कहेंगे, सिंपल रेन नहीं कहेंगे। यानी कौन सी रेन हो जाएगी? एसिड रेन हो जाएगी। अवर स्टोमक प्रोड्यूस एचसीएल, हमारा जो पेट है वो क्या करता है? एचसीएल रिलीज करता है व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ अवर स्टोमक डिक्रीजेस, यानी ये जो वैल्यू है अगर कम होती जाए तो हमें एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी के लिए मैंने बताया था अभी आपको, क्या लेते हैं? एंटासिड्स लेते हैं। और एंटासिड्स कैसे नेचर की होती हैं? बेसिक नेचर की होती है। तो एसिडिटी प्लस बेस क्या होता? एसिडिटी हो यहाँ पर और ये बेस मिल जाएगा, तो एसिड के साथ बेस मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5, यानी 5.5 से अगर पीएच वैल्यू कम हो जाएगी तो दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स ग्रो प्रॉपर्ली ओनली विद इन ए स्पेसिफिक पीएच रेंज, यानी प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो स्पेसिफिक पीएच रेंज पर होते हैं। इफ द सॉइल इज न्यूट्रल, सॉइल कैसी हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। अब न्यूट्रल का मतलब पीएच वैल्यू 7 हो जाए। न्यूट्रल का मतलब पीएच वैल्यू जब 7 हो जाएगी तो इट विल रिजल्ट इन हेल्दी ग्रोथ, ये कैसा हो जाएगा? हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके क्या है? यूजेस हैं, इंपोर्टेंस है पीएच की कहाँ पर? एवरीडे लाइफ में। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। एसिड बेस को पढ़ने के बाद चैप्टर का नाम भी था साल्ट, एसिड भी नाम था, बेस भी नाम था और साल्ट भी था। तो अब इसका टॉपिक आ गया साल्ट। अब साल्ट के बारे में पढ़ना है, साल्ट के जितने भी टॉपिक हैं इन्हें कवर कर लो, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो साल्ट क्या होते हैं? अब तक पढ़ते आ रहे हैं। साल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड, साल्ट क्या है? यहाँ पर एक आयनिक कंपाउंड है, फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहाँ पे बनता है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है। तो एसिड और बेस को मिला देंगे, एसिड और बेस को मिला देंगे तो क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस क्या बन जाए? साल्ट और वाटर मिल जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है साल्ट। अब यहाँ पे देखिए ये एसिड है HCl, NaOH क्या यहाँ पर बेस है, तो देखिए OH और H मिलकर वाटर बन जाएगा, इसको बाहर कर दीजिए। अब बचा आपका NaCl। अब NaCl बचा है तो ये क्या हो जाएगा? साल्ट हो जाएगा और इसका नाम क्या होता है? कॉमन साल्ट। अब ये वर्ड यूज हुआ है आयनिक कंपाउंड, ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो सोडियम है तो ये 11 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है 281। अगर Cl की बात कर लें तो Cl आता है 17 पर, 287, इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? 287। अब इस बंद को जब हम इधर दे देंगे तो Na के पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, क्योंकि Na जो है अपना इलेक्ट्रॉन से दे देता है, और Cl जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है। ये जब दोनों आयन एक साथ होते हैं तो उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो NaCl ऐसा ही नहीं बना है। NaCl क्या है? इनमें बीच में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है, एक ने डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन, एक ने गेन किया है। जब इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन हो, गेनिंग हो, तो वहां पे आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो साल्ट क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। इससे आपको समझ में आ गया होगा। और ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैं उम्मीद करता हूं आप पहले से जानते होंगे। साल्ट हो गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ साल्ट, जैसे एसिड के साल्ट थे, सॉरी एसिड के टाइप्स थे, बेस के टाइप थे, ऐसे ही क्या है साल्ट के भी टाइप होते हैं। एक होता है एसिडिक साल्ट। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है एसिड, अब एसिड आ रहा है, इसका मतलब पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। पीएच वैल्यू क्या? 7 से कम होगी, तो पीएच लेस देन 7, तो पीएच जब लेस देन 7 होगा तो एसिडिक नेचर हो जाएगा। और साल्ट की बात आ रही है, साल्ट कब बनता है? जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं। फिर से सुनिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ साल्ट में पढ़ रहे हैं हम, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। अब एसिडिक साल्ट क्या हुआ? साल्ट क्या होता है? जब एसिड और बेस मिलता है, तो यहाँ पर एसिड और बेस मिला दिया, बन गया साल्ट। अब कौन सा साल्ट बनाना है? एसिडिक, तो एसिडिक बनाया, इसका मतलब एसिड जो ज्यादा होना चाहिए और क्या होना चाहिए? बेस कैसा होना चाहिए? कम। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दीजिए और वीक बेस लिख दीजिए, और पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो इसे हम कहेंगे एसिडिक साल्ट। इसका अपोजिट देख लीजिए थोड़ा सा, बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्या होता है? जिसकी वैल्यू पीएच स्केल पर 7 से ज्यादा हो। तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो बेसिक नेचर होता है, बनाना है साल्ट, तो बेस और ये एसिड मिला दो। अब यहाँ पे बेसिक नेचर लेना है तो बेस को स्ट्रॉन्ग कर दो, वीक को एसिड कर दो। एसिड कैसा कर दो? वीक कर दो। और बेस कैसा कर दो? स्ट्रॉन्ग कर दो। यहाँ पर देखिए एसिड बना था, स्ट्रॉन्ग एसिड कर दो, स्ट्रॉन्ग एसिड कर दो, और क्या कर देंगे? बेस को कैसा कर देंगे? वीक कर देंगे। और न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल साल्ट में क्या होगा? न्यूट्रल का मतलब होता है पीएच 7 होना, और क्या बनाना है हमें? साल्ट। तो एसिड प्लस बेस बन गया साल्ट। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? न्यूट्रल, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग
बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका न्यूट्रल साल्ट। और न्यूट्रल साल्ट का एग्जाम्पल होता है कॉमन साल्ट, यानी जिसे हम NaCl बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। केमिकल्स फ्रॉम साल्ट्स, यानी साल्ट कह दो या कॉमन साल्ट कह दो, इसे क्या लिख देंगे, इसे कॉमन साल्ट। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, यानी कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। और यही जो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं यही चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स हैं, इनके अलावा कोई और टॉपिक नहीं है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, इसे मत पढ़िए, ये गलत है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये 5 केमिकल्स आपके सिलेबस में, इन्हें आपको पढ़ना है। पहला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, इसका होता है CaOCl2। क्या है, CaOCl2। तीसरा है बेकिंग सोडा, तो इसका होता है NaHCO3। और थर्ड है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा समझते हैं ना, कपड़े धोने वाला। तो यहाँ वॉशिंग सोडा Na2CO3 और यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 10 H2O होता है। ये भी पेपर में पूछा गया था, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। पिछली बार ये MCQ क्वेश्चन में पूछा गया था कि Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जिनमें से आपको ये वाला पहचानना था। यहाँ पर क्या कर देगा, 10 की जगह 5 लिख देगा, कहीं ये पूरा का पूरा गायब कर देगा। तो ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है वो आपको, Na2CO3 क्या देगा, Na2CO3 एक दे देगा Na2CO3 और यहाँ पे कर देगा 5H2O। तो हमें ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जब तक 10 नहीं आएगा, Na2CO3.10H2O नहीं आएगा, तब तक आंसर आपका सही नहीं होगा। यानी ये फॉर्मूला होता है किसका, वॉशिंग सोडा का। फिर आती है बात प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं POP। क्या बोलते हैं, POP। तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। क्या बोलेंगे इसे, CaSO4 और हाफ H2O। ये इनके फॉर्मूले हैं। अब इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, तो पहले की बात करते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। क्या नाम है इसका, NaOH। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं। तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ऑन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। और ये किसमें ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना। जैसे चैप्टर फर्स्ट में डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो पढ़ी थी, उसके 3 टाइप होते हैं, वो भी पेपर में आता है। तो यहाँ पर देखिए डिकम्पोज हो जाता है और NaOH बनाता है। तो 2 NaCl प्लस 2 H2O वैलेंस है यहाँ पे। तो NaCl को जब वाटर में डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो NaOH बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे याद रख लें क्या होगा, NaCl वैलेंस करते चलेंगे साथ में, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 H2O। यानी NaCl को जब वाटर में रिएक्ट कराएंगे, सॉरी वाटर में डाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा NaOH प्लस Cl2। Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस है, और यहाँ पे आ जाएगा H2। तो ये रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट बनता है NaOH। और NaOH क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही हमें देखना था कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्काइल प्रोसेस। क्या कहेंगे इसे, क्लोर एल्काइल प्रोसेस। तो क्लोर एल्काइल प्रोसेस क्यों कहते हैं, कि क्लोर का मतलब यहाँ से होता है क्लोरीन से। क्लोर का मतलब क्या से होता है, क्लोरीन से। और एल्काइल आप जानते हैं वो वेस्ट जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो वेस्ट जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो क्लोर का मतलब क्यों है, क्लोरीन की वजह से। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन। क्लोर क्या है, क्लोरीन के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। और एल्काइल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पे एल्काइल है। ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं इनके यूजेस की। तो यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के क्या क्या यूज हैं, NaOH के क्या क्या यूज हैं। तो यहाँ पर इनके यूज की बात कर लेते हैं। तो देखिए यूज, इट इज यूज टू मेक डिटर्जेंट एंड सोप्स। मैंने आपको बताया था कास्टिक सोडा होता है, तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, डिटर्जेंट में करते हैं और सोप्स में साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए होता है। इट इज यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, कागज को बनाने के लिए यूज होता है। इट इज यूज इन PVC मैन्युफैक्चरिंग। PVC क्या होता है, पाइप जो होते हैं PVC वाले, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं इसे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC में भी यूज होता है इनका। और आगे देखिए, टू रिमूव ग्रीसिंग फ्रॉम मेटल्स, जो मेटल्स पे ग्रीसिंग हो जाती है उसको हटाने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हैं, इन्हें भी देख लीजिए। पेपर में ये पूरा क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स का आएगा कि NaOH कैसे फॉर्म होता है और इसके कोई 2 यूज लिखिए, कम से कम 2 यूज तो आप याद कर लें। नेक्स्ट बात आती है ब्लीचिंग पाउडर की।
तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसा है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम। क्या करते हैं? ड्राई सिलेक्ट लाइम, यानी सिलेक्ट लाइम है ये कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CaOCl2 बनता है, साथ में रिलीज होता है वाटर। क्या रिलीज होता है? वाटर रिलीज होता है। तो यहां से बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसका नाम है यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यानी यहाँ पे हमने देखा था ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है। CaOH होल्ड को के साथ जब क्लोरीन मिला देते हैं या रिएक्ट कराते हैं तो CaOCl2 बन जाता है, विद वाटर रिलीज होता है। अब इसके बाद आती है इसके यूजेस की। तो यहाँ पर आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा साथ में यूजेस भी कम से कम 2 आप याद कर लीजिए। तो पहला क्या है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है ना, तो ये कहाँ का यूज होता है? कॉटन और लाइनन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में भी यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, यानी जो कपड़े धोते हैं जहां पर, तो वहां पर भी ये वॉशिंग करने के लिए यूज किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज होता है कहां पर? केमिकल इंडस्ट्रीज में। बात करते हैं नेक्स्ट इसके यूज की। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। तो ये कुछ इसके यूज हैं। कम से कम आप इसके 2 यूज याद कर लीजिए ताकि पेपर में आप अच्छे से लिख सकें। थर्ड जो केमिकल है फ्रॉम कॉमन साल्ट बेकिंग सोडा NaOH CO3, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है जब हम NaCl को H2O के साथ, CO2 के साथ और NH3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सारी चीजें मिलती हैं, तब जाके आपका बनता है पहले NH4Cl बनता है। क्या बनता है? NH4Cl, यानी इसे कहते हैं हम अमोनियम क्लोराइड, और साथ में बनता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसे कहते हैं खाने वाला सोडा, जो घरों पे यूज किया जाता है किसी भी खाने की चीज में डालने के लिए। तो ये खाने वाला सोडा होता है जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, और NaCO3 यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इस रिएक्शन के थ्रू। फिर इसके बाद आती है यूजेस की। तो इसके यूज कहाँ होते हैं? इट इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, यानी कहाँ पे यूज होता है? ये किचन में यूज होता है क्योंकि खाने वाला सोडा है तो किचन में यूज होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, अब देखिए पहले बेकिंग सोडा डायरेक्ट यूज होता था, अब बेकिंग पाउडर बनता है, और बेकिंग पाउडर को आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं मार्केट से। तो इसमें बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिला दिया जाता है। आपसे कोई पूछे बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिलकर जो बनाते हैं वो बेकिंग पाउडर होता है, और बेकिंग पाउडर को डायरेक्ट यूज खाने में कर सकते हैं। एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, ये क्या करता है? एंटासिड्स को बनाने में भी प्रयोग होता है। यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। क्या है ये? यूज थे बेकिंग सोडा के। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ केक, यानी ये भी एक यूज है। इसका यूज जो है बेकिंग सोडा का केक बनाने में भी होता है। जो केक, बर्थडे केक जो होता है वहां पर इसका यूज होता है। कैसे होता है? देखिए NaCO3 को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर निकलता है और CO2। अब यहाँ पे क्या होता है? वाटर जो है वेपर में चला जाता है, तो वाटर तो चला गया वेपर में, सोडियम कार्बोनेट के साथ बचा CO2, और CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड उस केक को बड़ा करने में यानी फुलाने में यूज होती है। तो CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस रिएक्शन कॉज्ड ब्रेड एंड केक टू राइज एंड मेक देन सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, यानी ये CO2 ही होती है जिसकी वजह से केक क्या होता है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है और वो बड़ा हो जाता है। किसकी वजह से? विद हेल्प ऑफ CO2। CO2 नहीं होता तो ऐसा वो नहीं होता। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इसका वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पेपर में पूछा गया था, इसे याद कर लें। Na2CO3 और 10H2O हो सकता है इस बार इसके अलावा कोई और पूछ लिया जाए। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है, क्योंकि 10 को क्या पढ़ते हैं? डेका पढ़ते हैं। 10 को क्या पढ़ते हैं? डेका पढ़ते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम है। तो Na2CO3 10H2O वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ये होता है वॉशिंग सोडा। बनता कैसे है? जब NaCl वाटर CO2 और NH3, इसके लिए 3 रिएक्शन आपको याद करनी है।
3 रिएक्शन होंगी तब जाके फाइनली फॉर्म होगा। तो पहले NaCl वाटर CO2 NH3 करते हैं, तो यहाँ पर अभी जो देखा था वो बन जाएगा, पहले बनता है NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये हो जाएगा फॉर्म। अब जैसे ये फॉर्म होगा तो इसको हीट देते हैं, और जो अभी आपने केक की फॉर्मेशन के लिए बनाया था वो वाली रिएक्शन यूज होगी केक वाली, और केक वाली होने के बाद ये जो Na2CO3 है, Na2CO3 है, इसे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर देंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो फाइनली बनता है आपका Na2CO3 10H2O। ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे वॉशिंग सोडा को बना सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और यूजेस देखते हैं इसके कि वॉशिंग सोडा के यूज क्या क्या है। पहला है सोडियम कार्बोनेट, यानी वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास। कहाँ पे यूज होता है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो ग्लास बनाने वाली इंडस्ट्री में, पेपर और सोप बनाने वाली इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोराक्स। तो ये कहाँ कहाँ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, जहां पर भी सोडियम कंपाउंड्स होते हैं वहां यूज होता है, जिसमें से एक ऐसा है एग्जांपल आपके लिए बोराक्स, बोराक्स बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट्स कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट। ये क्या है, साफ सफाई करने के लिए भी यूज होता है, क्योंकि इसका नाम ही है वॉशिंग सोडा, यानी साफ करने वाला, धोने वाला। तो क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में घरों पर भी यूज होता है, यानी डोमेस्टिक पर्पज के लिए। इट इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी जो रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की जो हार्डनेस होती है उसे परमानेंटली रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आखिरी केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, जिसका नाम है POP। क्या नाम है इसका, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका नाम पढ़ते कैसे, देखिए फॉर्मूला देखिए, CaSO4 और हाफ H2O। तो इसका नाम होता है, हाफ को बोलते हैं हेमी, हाफ को क्या बोलते हैं, हेमी, और वहां पर 10 को क्या बोले थे, डेका। तो वहां डेका था, यहाँ पे हेमी। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स इसका नाम है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जब आप यहाँ 1/2 की जगह 2 लिख देंगे, सेम फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हाफ है और यहाँ पर अगर 2 कर दिया तो ये बन जाएगा जिप्सम। तो ऑन हीटिंग जिप्सम CaSO4 2H2O, ये फॉर्मूला जिप्सम का। तो जब भी हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन पर, तो इतने केल्विन पर जब हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स, ये करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है, एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट में क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ पे देखिए जिप्सम है, जिप्सम को हीट करते हैं कितने पर, 373 पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 373 केल्विन, 373 केल्विन पर इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। और जैसे ही इसको 373 केल्विन पर हीट करेंगे तो बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में आ जाएगा आपका 1/2H2O। यानी यहाँ पर इतना वाटर मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए 1/2 यानी यहाँ पे 1.5 और ये आधा, पूरा हो गया 2। तो यहाँ पर कितना था वाटर मॉलिक्यूल, 2 था। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर आप हीट कर दीजिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनकर तैयार हो जाता है। अब आते हैं इसके यूजेस। तो यूजेस क्या होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, आपने देखा होगा कभी कभी किसी के हाथ या पैर में चोट लग जाती है तो डॉक्टर उसे प्लास्टर कर देते हैं, और वो प्लास्टर क्या होता है, POP होता है। तो फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, यानी जब हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो वहां पर उससे सही करने के लिए POP का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, यानी खिलौने बनाने में और डेकोरेशन की चीजें बनाने के लिए भी POP का यूज होता है। टू मेक सरफेस स्मूथ, यानी घरों पे भी POP होती है, तो सरफेस को स्मूथ करने के लिए इसका यूज होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो एसिड बेस एंड साल्ट का, जिसमें 1 शॉट में हमने रिवीजन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।